हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपने पहले भी मेरी वीडियो देखी होगी, जो भी लेटेस्ट है वो है डेट शीट के ऊपर, एंड मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई थी कि कैसे कैसे करना है। आई होप अब आपने उसी हिसाब से पढ़ना स्टार्ट किया होगा। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंडस्ट्रियल लॉ का चैप्टर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि बीकॉम के किसी भी सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी मेरे पे छोड़ दो, उसकी तैयारी मैं करवा रही हूँ, उसकी वीडियोस भी आ रही हैं, ठीक है। एंड बच्चे मुझे कमेंट में लिखते हैं कि मैम आप ये वाली वीडियो लाओ, वो वाली वीडियो लाओ, तो मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड रिप्लाई भी देती हूँ। अगर आपको लगता है कि मैम ये वाला टॉपिक करवाना है तो प्लीज़ कमेंट में लिखना, मैं उसको देखूँगी, ठीक है। तो बिना देरी किए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बहुत मज़ा आएगा इस टॉपिक में। ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन तो पक्का ही आता है। तो इस टॉपिक को पक्का कर लो कि हाँ यार ये सेक्शन ए में आपका एक टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें से क्योंकि क्वेश्चन आता है। आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। बच्चों ने मुझे कमेंट किया हुआ है कि मैम प्लीज़ हमें 2023 का पेपर करवाओ, तो डोंट वरी अबाउट डैट कि मैम नहीं करवा रहे, मैं करवाऊंगी। 2-3 दिन रुक जाओ, वो वाली सीरीज़ भी मैं स्टार्ट करूँगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। प्लीज़ टाइम दो हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है, तो वो भी मैं करवाऊँगी, ठीक है। तो अब इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो पहले ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो मैं नहीं समझाऊंगी, मेन पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि फैक्ट्रीज एक्ट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। वो क्या होती है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखो फैक्ट्रीज एक्ट का ये बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है, आप ऐसा भी पेपर पे बना सकते हो। अगर आपको पैराग्राफ में लिखना है, पॉइंट्स में लिखना है, वैसा भी लिख सकते हो। ये चार्ट बना है, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये आप लिखोगे, ये है डेफिनेशन नॉट मीनिंग। ये क्या है, डेफिनेशन है। तो अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो ना तो प्लीज़ यार बनाओ, क्योंकि पेपर वाले दिन ऐसे नहीं होगा कि एकदम आपको खोलोगे तो सारा कुछ तो लर्न नहीं होता। तो अपने नोट्स बना के रखो। मैं आपको इतना डिटेलिंग जितना मैं बोल रही हूँ उतना साथ साथ में ना नोट्स बना लो, कि फिर जैसे पेपर वाले दिन सिर्फ एक रीडिंग, बिकॉज छुट्टी नहीं है, एक छुट्टी है पेपर में। तो मैंने आपको पहले ही कहा था इस पेपर की पहले तैयारी करनी है, तो उसकी वीडियोज़ मैं पहले ला रही हूँ, ठीक है। तो ये जो है ना, इधर सेक्शन नहीं लिखा, आप लिख लेना। सेक्शन आएगा 2M आएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2M ये फैक्ट्रीज एक्ट की डेफिनेशन है, ठीक है। ये अब इसको समझते हैं, इसमें क्या लिखा है। ये कहते हैं जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो अप्लाई क्या होता है, अगर हम फैक्ट्री जो है यूज़ करती है पावर, तो एंड एम्प्लॉय करती है 10 और मोर वर्कर्स को। इफ़ यूज़ क्या करती है, पावर, और 10 और मोर आएंगे, ठीक है। अगर नई पावर यूज़ करती तो 20 और मोर आएंगे। अब इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका क्या है कि अगर पावर यूज़ करेगी तो कम वर्कर्स यूज़ होंगे। अगर बिजली साथ में, अगर पावर यूज़ नहीं हो रही, सारा काम वर्कर्स के ऊपर ही है, तो ज़्यादा वर्कर्स यूज़ होंगे, ठीक है। ये ऐसे याद रखना है आपने। अगर आपको मतलब इसमें डाउट होता है कि कैसे याद रखें। इसका एम है क्या, फैक्ट्रीज एक्ट का क्यों बनाया गया है, इंश्योर करें सेफ्टी मेजर्स को, बिकॉज हम फैक्ट्रीज़ में जो भी वर्कर्स काम करते हैं उसकी सेफ्टी पहले है। अगर हम सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में नहीं रखेंगे, उनको कुछ भी हो जाएगा, ऐसे अगर एक्ट्स नहीं बनाएंगे तो कोई भी आगे नहीं काम करेगा। तो मेन मकसद इसका है कि हमें सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना है, उनकी हेल्थ और वेलफेयर को प्रमोट करना है वर्कर्स की, इसलिए ये एक्ट को बनाया गया है, ठीक है। ये है फैक्ट्रीज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टिंग स्टाफ एंड सर्टिफाइंग सर्जन्स। येस, फैक्ट्रीज एक्ट में देखो इंस्पेक्टिंग स्टाफ को भी अपॉइंट करना पड़ता है। जैसे कोई खाने की फैक्ट्री है तो उसमें तो कि इंस्पेक्ट करना है कि ये जो हम फूड बना रहे हैं, जो भी सामान यूज़ कर रहे हैं वो सही यूज़ कर रहे हैं। सर्जन्स को भी अपॉइंट करना पड़ता है जो सर्टिफाई हो। ये किस किस पे लागू होता है, इम्पोज होता है, मैन्युफैक्चरर्स पे है, सप्लायर्स पे है, ऑक्यूपायर पे है, इंस्पेक्टिंग स्टाफ के ऊपर और एम्प्लॉयज़ के ऊपर है। एंड इन्होंने स्पेशल प्रोविजंस भी बनाई है वुमेन एंड यंग पर्सनस के ऊपर, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इसको आप एज ए चार्ट, जैसे मैंने आपको इसको प्रेजेंट करना बताया, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला जो फर्स्ट पेज होता है उसमें आपको क्या करना होता है, इंट्रोडक्शन पहले, फिर उसके बाद उसकी मीनिंग एंड डेफिनेशन लिखनी होती है, तो उसमें फर्स्ट पेज कवर हो जाएगा। इसकी ना टिप्स एंड ट्रिक्स की भी वीडियो चैनल पे है, तो उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो
भी आप देख लेना, ठीक है, कि इस वाले क्वेश्चन पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आपको ये वाली PDF चाहिए, आप बोलो मैम हमें PDF चाहिए, तो मेरी जो ईमेल ID होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। उस पर आपको बोल देना है कि हेलो मैम आई वांट PDF ऑफ फैक्टरीज एक्ट, मैं आपको वहाँ पे ईमेल ID पे प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो वहाँ पे आप मुझे कर देना। अब उसके बाद ना सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इसमें 4 to 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो हर बार पेपर में आपको रिपीटेड दिखेंगे। इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का मेरे पास है, डोंट वरी। अब बच्चे इसमें लिखेंगे मैम प्लीज़ वो करवा दो, आई नो, मैं कह रही हूँ 2-3 दिन बाद वो वाली सीरीज़ भी शुरू कर रही हूँ। उसमें मैं दिखा दूंगी जो आज मैंने करवाया उसमें से ही पिछले बार भी पेपर आया है। बिकॉज अगर आप साइट पे देखो जहाँ पे क्वेश्चन पेपर आए हैं वहाँ पे जो लेटेस्ट पेपर है वो 2022 का है, पिछली बार का पेपर नहीं अपलोडेड है, ठीक है। तो वो मैं आपको करवाऊँगी, वो मेरे पास हैं पेपर्स। अब देखो हेल्थ के रिगार्डिंग जो प्रोविजंस है इसका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिपीटेडली आता है। तो ऐसे 4 to 5 क्वेश्चन है फैक्टरीज एक्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इनमें से कोई ना कोई आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोविजंस रिगार्डिंग देयर हेल्थ, इसमें ना ये जो बना हुआ है ना ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये वाला चार्ट बना हुआ है कि क्लीनिनेस, ठीक है, इसके सेक्शंस ही बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले तो पॉइंट्स लर्न करने हैं एंड देन उसके बाद उसके सेक्शंस लर्न करना भी कंपलसरी है। येस, सेक्शंस भी आपको लर्न करने हैं। तो हम एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे भी कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पॉइंट्स आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। देखो ये जो लॉ वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, मैं इसलिए आपको पहले इसकी वीडियोज़ डाल रही हूँ कि आप अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो। एकदम ये नई चीज़ें लर्न होंगी, आप एकदम पढ़ोगे। क्लीनिनेस उसका सेक्शन है 11, नेक्स्ट डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स उसका सेक्शन है 12, एकदम नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आपको जिस दिन कल डेटशीट वाली वीडियो भी आई है तो वो भी मैंने आपको बोला है कि उसके मैं वो वीडियोस लाऊंगी, तो मैं ला रही हूँ, ठीक है। तो बस टाइम दो, अब आएंगी वीडियोस। देखो सबसे पहले सेक्शन 11 दैट इज़ क्लीनलीनेस, इसमें हमें क्या क्या लिखा गया है। अब आप कहोगे कि मैंने आपको पहले ही कहा आपको पॉइंट एंड सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना, बट अंदर जो कीवर्ड्स है उनको याद रखो बिकॉज लाइन्स याद रहना ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट है। बिल्कुल लाइन याद रहना कि एक सेम टू सेम लाइन आपको याद रहो। इसमें पहले से ही आपको दिख रहा होगा कि ये वाली जो वर्ड्स है थोड़े हाईलाइटेड है, वो ही की वर्ड्स हैं, उसको याद रखना है। इसमें क्या बोला, क्लीननेस के बारे में क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो सबसे पहले तो ना जो डर्ट है एंड रिफ्यूजेस शेल बी रिमूव डेली फ्रॉम द फ्लोर्स। देखो अगर फैक्ट्री में काम करते हैं कोई तो उसमें क्या है कि रोज़ सफाई तो होनी चाहिए। फैक्ट्री के आप कहीं पे भी काम कर रहे हो या अपने घर पे भी रहते हो, रोज़ तो सफाई होती है ना। तो इसमें इसलिए फैक्ट्री का जो पहला पॉइंट है कि अक्यूमुलेशन ऑफ डर्ट एंड रिफ्यूजेस शेल बी रिमूव डेली, फ्लोर से, बेंचेस से, स्टेयर केसेस से, ठीक है, बाय स्वीपिंग और एनी अदर मेथड, किसी भी मेथड से कर सकते हो। वो कहते हैं द फ्लोर ऑफ एवरी वर्क रूम शेल बी क्लीन वंस इन अ वीक। जो फ्लोर है वर्क रूम वाला वो हफ्ते में एक बार होना ही चाहिए। एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ ड्रेनेज, ड्रेनेज के जो भी हमारे इफेक्टिव मीन्स हैं दैट शैल प्रोवाइड ए फ्लोर विच इज़ लाइबल टू बिकम वेट, कि वो गीला होना चाहिए, मतलब ऐसे पानी से भी एक बार हमें धोना पड़ेगा उसको, ठीक है। अगर फॉर इनसाइड वॉल्स हैं, सीलिंग्स हैं, टॉप्स हैं, उनको भी हमें पेंट करवाना। पेंट कब करवाना है, वंस इन 5 years, मतलब जैसे हम घर में भी पेंट करवाते हैं तो वो कहते हैं 5 सालों में एक बार पेंट होना चाहिए। अगर आपका पेंट आप करवाते हो वॉशेबल वाटर पेंट से तो उसको रीपेंट कब करवाना है, एवरी 3 years। ये देखो जो इंडस्ट्रियल लॉ है, ये जो एक्ट्स बनाए गए हैं उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो एकदम नहीं लर्न होती, तो प्लीज़ लर्न करनी आपको ये पड़ेंगी कीवर्ड्स की। अगर वैसे इफ़ मतलब पेंट सिंपल किया गया है तो तब कब रीपेंट करवाना है, 5 years में। अगर वो वॉशेबल वाटर पेंट से पेंट किया गया तो तब हमने रीपेंट करना है 3 सालों में एक बार, है ना। एंड वॉश करवानी चाहिए एटलीस्ट 6 months में एक बार। रीपेंट होगी 3 सालों में एक बार, वॉश होगी 6 month में एक बार।
ये चीज़ें बहुत ध्यान से याद करनी पड़ेंगी। आपको क्लीनिनेस में ये चीज़ें हैं एंड ये लिखोगे तभी नंबर मिलेंगे। ऐसे लिख दो कि सफाई का करवाना बहुत ज़रूरी है, ये सबको लाइंस पता है। ये प्रोविजंस हैं। प्रोविजंस में क्या है कि आपको बताना है कि इसमें क्या क्या उस एक्ट में क्या दिया गया है, तो वो अपनी कहानियाँ नहीं चल सकती। ये ऐसा सब्जेक्ट है, एक्ट्स के बारे में अपनी कहानियाँ नहीं चल सकती। जहाँ पे मैं कह रही हूँ कि ठीक है आप सिर्फ रीडिंग एक बार दे देना कि अंदर क्या क्या लिखा है, वहाँ पे चल सकता है, बट ये वाले सब्जेक्ट में नहीं चल सकता है। तो इसको इसलिए अच्छी तरह कर लो। अगर देखो समझ आ गया कि अगर पेंट करवाया गया 5 सालों में एक बार, अगर हमें वॉशेबल वाटर पेंट से करवाया गया तो 3 सालों में एक बार, बट वॉश करवाना है हमें कितने 6 मंथ्स में एक बार, ठीक है। अगर वो कह रहे कोई और केस है, अगर ऐसे वाइट वॉशिंग है या कलर वॉश है, तो हमें 14 मंथ्स में एक बार, ठीक है। एंड अगर कोई डोर्स हैं या विंडो फ्रेम्स हैं, शटर है, उसको हमें पेंट कब करवाना चाहिए, वो भी 5 सालों में एक बार, ठीक है। मैं फिर से एक बार आपको दोबारा से क्लीननेस वाला पॉइंट फटाफट बोलती हूँ कि हमें क्या करना है, फ्लोर में से गंदगी जो है रोज़ हटानी है, ठीक है। और जो वर्करूम है, वर्करूम ऑफ फ्लोर का जो वर्करूम है वो हमें वीक में एक बार करवाना है। ड्रेनेज के एक इफ़ेक्टिव मीन्स होने चाहिए। और अगर पेंट करवाना तो पेंट के लिए अगर हमें पेंट करवाया हुआ पहले तो 5 सालों में एक बार, अगर हमें वॉशेबल पेंट करवाया गया 3 सालों में एक बार, और क्या कहते हैं उसको वॉश जो है 6 मंथ्स में एक बार करवाना। अगर वाइट वॉशिंग करवाई गई है तो 14 मंथ में एक बार। डोर्स को हमें 5 सालों में एक बार। ईजी है, हो जाएगा, 4-5 बार करो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एफिलेंट्स। अब जो भी वेस्ट निकलता है या और कोई सामान निकलता है उसका कैसे डिस्पोजल होगा, उसकी क्या प्रोविजंस है। वो कहते हैं इफेक्टिव अरेंजमेंट्स। अब इसमें इतना कुछ नहीं दिया गया, क्लीनिनेस में आपको चीज़ें थी, आपको लर्न करनी पड़ेगी। इसमें ऐसे दिया कि हमें इफेक्टिव अरेंजमेंट्स बनानी पड़ेंगी फैक्ट्री में, कि हम जो वेस्ट निकलता है हर फैक्ट्री से उसको कैसे ट्रीट कर पाएँ। और जो स्टेट गवर्नमेंट की प्रिस्क्रिप्शंस हैं, जो आपका वेस्ट निकलता है आपको देखना है कि हमारी फैक्ट्री कहाँ पे अंदर लाए करती है, हम कौन सा काम करते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसका जो वेस्ट है उसको डिस्पोज करना, तो क्या क्या उसकी प्रोविजंस है उसके हिसाब से चलना है। तो इतना कोई है नहीं, केवल स्टेट गवर्नमेंट वाला हर एक आपको प्रोविजन में दिखेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर का। ये है सेक्शन 13, ये 12, ये सीरीज वाइज ही लर्न करना है, और सेक्शन भी फिर उसी हिसाब से लर्न हो जाएंगे। 11 से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। वेंटिलेशन वाला क्या है कि मतलब हवा के लिए ऐसे नहीं होना चाहिए बहुत कोई खिड़की नहीं है फैक्ट्री में, कोई ये नहीं है, फ्रेश एयर के लिए खिड़कियाँ लगी होनी चाहिए कि हमेशा फ्रेश एयर आती रहे। तो वही बोला कि एडिक्वेट वेंटिलेशन बाय सर्कुलेशन ऑफ फ्रेश एयर, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जहाँ पे वर्कर इजीली काम कर पाए और उसकी हेल्थ को कोई भी इंजरी ना हो। ऐसे ना हो बहुत घुटन वाला एरिया हो, उस पर कोई भी आपको खुली हवा मतलब बाहर से कोई हवा ना आ पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन यही है कि हमें हेल्थ जो वर्कर की है उसको तो देखना ही है। एंड वो कह रहे हैं कि जो वॉल्स और रूफ्स है ना एक फैक्ट्री की, वो ऐसी मटेरियल की या ऐसे डिज़ाइन होनी चाहिए जो उसका टेम्परेचर है ना वो शेल नॉट बी एक्सीडेड, वो इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लो से लो ही रहेगा। तो ऐसी हमें वॉल्स ऐसी डिज़ाइन करनी पड़ेंगी। एंड जो नेचर ऑफ वर्क है जो भी हम फैक्ट्री में कर रहे हैं वो उस पर अगर हमारा हाई टेम्परेचर, जैसे हमारी ऐसी कोई फैक्ट्री है जिसमें हम टेम्परेचर जो है हमेशा हाई रहता है, तो वहाँ पे हमें वैसे मेजर्स बनाने पड़ेंगे जहाँ पे हम वर्कर्स को प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो मतलब ये तो आपको है ही है कि ये जो एक्ट है किसके लिए बना है, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए, कि वर्कर्स को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर वर्कर्स को नुकसान होगा तो कोई भी और फिर वर्कर आके वहाँ पे काम नहीं करेगा। अगर आप सेफ्टी रखोगे वर्कर्स की तब भी आपकी फैक्ट्री में और वर्कर्स आएंगे, काम करेंगे कि हम हमारी सेहत का क्या है ध्यान रखा जा रहा है, तो तब भी वो आगे कंटिन्यू भी करेंगे, ठीक है। अगर आप उनका नहीं ध्यान रखो तो वही है कि स्टेट गवर्नमेंट की क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन है, ये लाइन तो अब सब में डाल दो, मैं आपको कह रही हूँ। स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑफ एडिक्वेट वेंटिलेशन, ठीक है। द चीफ इंस्पेक्टर कैन ऑर्डर इन राइटिंग, ये वाला पॉइंट आप इसमें अलग है। इसमें ये है कि जो चीफ इंस्पेक्टर है वो राइटिंग में एक ऑर्डर दे सकता है, जो भी स्पेसिफाई कर सकता है मैयर
कि जो भी हमें करने चाहिए टू कंट्रोल द हाई टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। देखो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बिकॉज इसमें बहुत सारी 3 4 5 6 जो भी 4 5 क्वेश्चन है उसकी प्रोविजन है, उसको समझाने में टाइम लगता है। तो ऐसे मत करना उसको। आप अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो करवा रही हूँ और आपको आता है तो फिर आप उसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं वीडियो की। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो इतनी स्पीड बहुत सही है, उसमें आप आराम से पढ़ लो और कुछ नहीं होता। बाकी वीडियोस भी मोबाइल पे देखते हो, पढ़ने की थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, वो भी देख सकते हो आप। नेक्स्ट है डस्ट एंड फ्यूम। अब ये क्या है कि अगर हम कोई भी मैन्युफैक्चर करें प्रोसेस तो उसमें डस्ट उड़ती है, तो उसके लिए भी प्रोविजंस हैं ही हैं। तो वही है इफेक्टिव मेजर शैल बी टेकन टू प्रिवेंट कि ज़्यादा डस्ट ना उड़े, ठीक है। एंड हमें अगर नीड है हमें उसको एक फिक्स कर देना चाहिए एग्जॉस्ट अप्लायंस की हम इस डस्ट को साथ साथ में रिमूव कर दें, ठीक है। तो ये भी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको यही याद रखना है कि हमें ऐसे ऐसे मेजर्स, ये वाली लाइन आप सब में डाल दो कि इतने ऐसे मेजर्स हमें अडॉप्ट करने चाहिए जिससे ज़्यादा डस्ट ना उड़े, ठीक है। और इसमें कि एक फिक्स अप्लायंस हम उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं फैक्ट्री में, जिससे वो ज़्यादा जो भी डस्ट है साथ साथ में निकलते रहे। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज़ आर्टिफिशियल इंक्रीज, मतलब जैसे आप कहो कि उसके लिए ना रूल्स बनाए हैं कि आर्टिफिशियली हम जो ह्यूमिडिटी है एयर की वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, उसको हमें फॉलो करना है कि रेगुलेटिंग द मेथड यूज फॉर आर्टिफिशियल इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर, कि अगर हमें ज़रूरत है कि हमारी फैक्ट्री में कि हमें आर्टिफिशियली इंक्रीज़ करनी पड़ेगी ह्यूमिडिटी, नहीं तो नुकसान होगा वर्कर्स को, तो वो भी करना पड़ेगा। तो वही कि आपको जो भी स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग चलना है, प्रिस्क्राइब टेस्ट को फॉलो करना है, ठीक है। मेथड्स को अपनाना है वो वाले कि हमें एडिक्वेट वेंटिलेशन मिलती रहे, घुटन वाला नहीं माहौल रखना कि अगर आप कहो कि बाहर की हवा से भी इतना नहीं हो रहा तो हमें आर्टिफिशियली भी वो काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ओवर क्राउडिंग। अब ये है कि जो कोई भी रूम है फैक्ट्री में वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ओवर क्राउडेड है, बहुत सारे वर्कर्स एक साथ इतना काम कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं इसमें ना दिया हुआ कितना एरिया आपका होगा, तो वो आपको याद रखना है। इधर नेक्स्ट पेज पे देखो, इसको मैं आगे ले जाती हूँ कि फॉर ए फैक्ट्री इन एग्जिस्टेंस एवरी वर्कर शैल बी प्रोवाइडेड, कितना एरिया एटलीस्ट 9.9 क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस एवरी वर्कर को प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐसी जो चीज़ है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। बाकी आप अपनी तरफ से डाल सकते हो कि हमें ऐसे ऐसे मेजर्स अब पॉइंट करने 2-3 पॉइंट डाल, बट वो चीज़ डालना नहीं भूलनी है। जैसे पहले क्लीनिनेस में था कि मंथ्स की चीज़ थी, इसमें ये है कि 9.9 क्यूबिक मीटर स्पेस होनी चाहिए। वो कहते हैं जब ये एक्ट आया था अगर तब आपकी फैक्ट्री एग्जिस्टेंस में थी तब 9.9 होगी, और फॉर ए फैक्ट्री अगर एक्ट के बाद मतलब 1948 के बाद अगर आपकी फैक्ट्री आई है तो तब जो एटलीस्ट स्पेस होनी चाहिए 14.2 क्यूबिक मीटर ऑफ स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। एंड इसमें जो चीज़ लर्न करने वाली वो आपको करनी पड़ेगी लर्न, इसकी कोई ट्रिक्स नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। तो इससे अच्छा यही है कि इस वीडियो को जितनी बार देख पाओ देख लेना। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, उसको पीडीएफ को प्रिंट आउट उसका निकलवा लेना और मेरी वीडियो को 4-5 बार देख लो, अपने आप लर्न हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। अब लाइटिंग की बात करें, लाइटिंग तो बहुत ज़रूरी है, घर में भी हम देखते हैं, तो वही फैक्ट्री में भी लाइटिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि वर्कर्स को वहाँ काम करना है, तो लाइटिंग का सफिशेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो सूटेबल लाइटिंग होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जो ऑल ग्लेज्ड विंडोज़ एंड स्काई लाइट शेल बी केप्ट क्लीन, कि जो भी स्काई की लाइट्स हैं वो भी आनी चाहिए वहाँ पे, ऐसे ऐसे विंडोज़ होनी चाहिए जिससे बाहर की भी लाइट हमें आए रोशनी। ये नहीं कि बहुत अंधेरा है सिर्फ हमने अंदर वाली की हुई है, तो ऐसे खुला आराम से खिड़कियाँ बनाओ सब कुछ कि बाहर की भी लाइट आए। एंड हमें ऐसी प्रोविजंस बनानी चाहिए जिससे प्रिवेंशन हो एंड फॉर्मेशन हो शेडोज़ की, हमारे जो शेडोज़ है वो फॉर्म हो, और प्रिवेंशन हो ग्लेयर हो। और स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा प्रिस्क्राइब जो स्टैंडर्ड्स करी हमें फॉलो करने पड़ेंगे जो भी सफिशेंट एंड सूटेबल लाइटिंग के हैं।
तो समझ आ ही गया होगा ये वाला पॉइंट, मतलब इसमें यही है कि जो सूरज की रोशनी है वो भी हमारी फैक्ट्री में सीधा आनी चाहिए, वो ऐसे, और हमारी जो शेडोज़ है वो भी फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। बट इसमें ये एक चीज़ थी कि प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ग्लेयर। ग्लेयर मीन्स होता है कि जो बहुत सीधी एक बार अनकंफर्टेबल बहुत ब्राइट लाइट आती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि है ही नहीं लाइट बाहर की, बट इतनी तेज़ वाली भी नहीं होनी चाहिए जो आंखों पे पड़े, तो वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर। देखो एक फैक्ट्री में एक अरेंजमेंट्स होनी चाहिए कि हमें सप्लाई करना पड़ेगा, एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ऐसा नहीं कि पानी ही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ जिस फैक्ट्री में, ये वाला पॉइंट आपको लर्न करना पड़ेगा, 250 वर्कर्स से ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको कूल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना पड़ेगा। कहाँ पे? हॉट वेदर में। जब गर्मी का मौसम है तब आपको ठंडा जो पानी है वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर 250 से ज़्यादा है। और वैसे भी आपको जो सारी फैक्ट्रीज़ में ड्रिंकिंग वाटर की तो लगानी पड़ेगी कि एफिशिएंट सप्लाई हो, ऐसा ना हो कि आप पानी भी नहीं दे रहे हो, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि ऑल सच पॉइंट शेल बी लेजिबली मार्क्ड कि ड्रिंकिंग वाटर, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे उनको जोन सी भी लैंग्वेज में समझ आता है, बॉटल पे लिखा होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ऐसे आपने इंग्लिश में लिख दिया, उनको नहीं समझ आ रहा। अगर थोड़ा हिंदी, ऐसे तो पैकिंग पे लिखा होता है हिंदी में भी, तो वो वाली लैंग्वेज में लेबल होना चाहिए। और वो कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पॉइंट जो है ड्रिंकिंग वाटर का, वो सिचुएट होना चाहिए विद इन 6 मीटर ऑफ एनी वॉशिंग प्लेस। आपके वॉशरूम्स के पास ही विद इन 6 मीटर्स के वो वाला जो ड्रिंकिंग वाटर का स्पेस है, वो अवेलेबल पॉइंट है, वो होना चाहिए। तो ये पॉइंट भी लर्न करने वाला है एंड 250 वाला भी लर्न करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्शन 19। सेक्शन आपको साथ साथ में लर्न करना है, पहले पॉइंट्स को उसी सीक्वेंस में लर्न करना, बिकॉज सेक्शन सीरीज वाइज ही है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिटल्स एंड लेट्रिन्स। तो इसकी भी आपको वॉशरूम्स की फैसिलिटी मींस प्रोवाइड आपको होनी चाहिए। क्या क्या इसमें चीज़ें हैं कि आपको मेल एंड फीमेल के लिए अलग अलग प्रोवाइड करने पड़ेंगे वॉशरूम्स, ठीक है। वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, लाइटेड होने चाहिए, वेंटिलेटेड होने चाहिए, क्लीन, वही सैनिटरी कंडीशन एट ऑल टाइम्स। और ये है कि अप टू 90 सेंटीमीटर हाइट वॉल शेल बी लेड इन ए ग्लेस टाइल्स, कि जो 90 सेंटीमीटर की जितनी हाइट है वहाँ तक क्या कौन सी टाइल्स लगी होनी चाहिए? ग्लेज टाइल्स लगी होनी चाहिए। एंड स्वीपर्स को हमें एम्प्लॉय करना पड़ेगा कि वॉशरूम्स को डेली क्लीन करें, बिकॉज वो ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिटन्स। स्पिटन्स मीन थूकने को बोलते हैं। उसके लिए भी आपको प्लेस जो है प्रोवाइड करनी पड़ेगी स्पीटन्स के लिए। इसमें इतना कोई ज़्यादा नहीं है प्रोविजंस, तो वही कि सफिशिएंट नंबर ऑफ़ स्पीटन्स आपको अपनी फैक्ट्री में करने पड़ेंगे। एंड कि कोई भी पर्सन ऐसे कहीं पे भी थूक नहीं सकता, उसके लिए एक स्पेशल प्लेस आपको बनानी पड़ेगी जहाँ वहाँ पे जाके कोई भी थूक ले, ठीक है, स्पिट कर ले। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोविज़न, ये आपको ना पिछली बार भी आया था, जब मैं आपको पेपर करवाऊंगी 2023 का, उसमें आपको दिखेगा कि वेलफेयर ऑफ वर्कर्स ही पूछा गया है। तो अब ऐसे चांस नहीं है कि सेम ही आए, तो जो बाकी क्वेश्चंस है उस पर ध्यान दो। और ये वाला भी आ सकता है, तो कुछ मैंने आपको करवाया, ये 4-5 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनमें से ही क्वेश्चन बार बार बनते हैं, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। अब वही जो फैक्ट्रीज एक्ट है, मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोला कि बना ही वेलफेयर ऑफ वर्कर्स के लिए है, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ही बना है। तो उसमें उनको क्या क्या कंडीशंस हैं उनकी अलग हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हमने इनकी हेल्थ की पढ़ी वो अलग थी और इनके वेलफेयर की पढ़ी वो अलग है। तो इसलिए तो यही, अब बच्चा जिस दिन पेपर वाले दिन ये बुक खोलेगा उसके लिए कितना ये डिफ़िकल्ट होगा, ये इसलिए आपको पहले करवाया जा रहा है। अब जैसे प्रोविजंस है कि वॉशिंग फैसिलिटीज़ है, स्टोरिंग, इसकी भी ऐसे प्रोविजंस हैं कि आपको अलग अलग कैसे है, वो भी सेक्शंस गिवन है। इसको सीरीज़ वाइज लर्न करो विद सेक्शंस, ठीक है। तो सबसे पहले एक एक पॉइंट पे आएंगे। वॉशिंग फैसिलिटीज़, हर एक फैक्ट्री में सुटेबल वॉशिंग फैसिलिटीज़ मेंटेन करनी चाहिए वर्कर्स के लिए, बिकॉज
एडिक्वेट एंड सुटेबल फैसिलिटीज़ वॉशिंग के लिए आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड मेल एंड फीमेल्स के लिए आपको अलग वॉशिंग फैसिलिटीज़ जो है वो मेंटेन करनी पड़ेंगी। एंड उसको हमेशा आपको क्लीन करके रखना पड़ेगा, गंदा नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको स्वीपर्स जो है अपॉइंट करने पड़ेंगे। हमने पहले भी पिछली वाली प्रोविजंस में भी किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने जो सी प्रोविजंस की है वो आपको फॉलो करनी है, हर एक में आपको बताना ही है। नेक्स्ट है फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग एंड ड्राइंग क्लोथ्स। मतलब जैसे जो वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल कई लोग वर्कर्स वहाँ पे रहते भी होंगे या वैसे भी वॉशिंग के लिए और कपड़ों को सुखाने के लिए वहाँ पे उनको जगह मिलनी चाहिए, ठीक है। फैसिलिटी फॉर सिटिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहली वो चीज़ आई जिसमें आपको कुछ लर्न करना है। क्या लर्न करना है इसमें? देखो, हर एक जो वर्कर है वो ऐसे नहीं होगा कि पूरा दिन आपका बैठता ही रहे, बैठा कह रही हूँ, खड़े ही होके सारा काम करता रहेगा। वो ऐसे इसमें दी हुई है प्रोविजंस कि इतनी देर बाद उसको बैठ जाए, ठीक है। और उसकी सीटिंग की अरेंजमेंट करनी ज़रूरी है, बिकॉज अगर लगातार काम करेंगे तो बहुत हमारी बॉडी जो है वो थक जाती है। तो क्या क्या अरेंजमेंट है फैक्ट्री में? सिटिंग अरेंजमेंट होती है सिटिंग के लिए फॉर ऑल वर्कर्स, ठीक है, जिनको भी स्टैंडिंग पोजीशन पे काम करना होता है। तो ये एडवांटेज ले सकते हैं बिकॉज उनका एक टाइम होता है कि इस टाइम पे आप रेस्ट कर सकते हो अपने काम के टाइम पे। अब जो चीफ इंस्पेक्टर है वो राइटिंग में ये ऑर्डर दे सकता है कि जो भी फैक्ट्री का ऑक्यूपायर है कि सिटिंग अरेंजमेंट्स दें जितनी भी प्रैक्टिकल है ऑल वर्कर्स के लिए, जब उनको एंड वहाँ पे बैठ के भी वो काम कर सकते हैं। और जो भी स्टेट गवर्नमेंट के भी रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, जो भी उनके ऑफिशियल गैजेट में प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट है फर्स्ट एड अप्लायंसेज। येस ऑफ कोर्स की फर्स्ट एड अप्लाइंसेस की भी फैसिलिटी एवरी वर्कर को मिलनी चाहिए, वहाँ पे हर फैक्ट्री में होनी चाहिए। बिकॉज कभी भी किसी वर्कर को कुछ हो जाए तो वो आपको मिलनी चाहिए। तो इसमें भी अलग अलग कंडीशंस हैं कि एवरी फैक्ट्री एक उनके पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए या कबर्ड्स होने चाहिए, जो भी उनको चाहिए सामान, ठीक है। और वो हमेशा रेडी होने चाहिए। ऐसे नहीं कि उसमें से सामान आधा है नहीं आधा नहीं है, वो शुड बी रेडीली असेसिबल सारे वर्किंग आवर्स के लिए, ठीक है। एंड वो कह रहे हैं कि देयर शुड नॉट बी लेस देन 1 बॉक्स फॉर एवरी 150 वर्कर्स के लिए एक से कम बॉक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसमें सारे कंटेंट्स होने चाहिए जो भी फर्स्ट एड बॉक्स में चाहिए। और ये भी एक पर्सन के चार्ज में होंगे, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाएगी कि जैसे किसी वक्त कुछ होता है तो हमें ये बॉक्स लेना है और उसको जाके फटाफट ठीक करना है। और उसके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए किसमें? फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में, जो किसने रिकॉग्नाइज़ किया है? स्टेट गवर्नमेंट में। एंड वो रेडली अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कुछ भी किसी को हुआ है तो जाके फटाफट उसको देख ले। अगर एक फैक्ट्री में 500 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो उसमें एम्बुलेंस रूम की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। मतलब अगर नॉर्मल है तो उसमें एक आप बंदे को अपॉइंट कर लो और 150 वर्कर्स की एक वर्क, बट अगर 500 से भी ज़्यादा हैं तो वहाँ पे एम्बुलेंस रूम की जो है एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट है कंटीन्स। कंटीन्स में याद रखना है कि जहाँ पे भी 250 से ज़्यादा वर्कर्स हैं तो स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए गए हैं कि आपको एक कैंटीन भी मेंटेन करनी है, ठीक है। क्या रूल्स बनाए गए हैं? वही कि स्टैंडर्ड्स हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, अकोमोडेशन के लिए, फर्नीचर के लिए, ठीक है। उसमें कैसा कैसा खाना सर्व होगा एंड जो होगा वो जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो से रूल्स है उसके बिहाफ पे करना है। जो चीफ इंस्पेक्टर है वो भी जो रूल्स उसने बनाए हैं वैसे ही कंटीन्स में देने पड़ेंगे। साफ़ सुथरा सब कुछ होना पड़ेगा, देना पड़ेगा। नेक्स्ट है शेल्टर एंड रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स। जो उनसे भी फैक्ट्रीज़ में मैंने देखो साइड पे ऐसे लिखा हुआ था कि आप भी एक पॉइंट के कि आपको याद रहे कि हाँ ये रेस्ट रूम्स में ना अगर 150 वर्कर्स से ज़्यादा हैं तब आपको शेल्टर, रेस्ट रूम्स एंड लंच रूम्स प्रोवाइड करने हैं। एंड प्रोविजन ड्रिंकिंग वाटर की भी मेंटेन करनी हो तो हमने पहले पढ़ ही ली है। तो ये भी वेंटिलेटेड होने चाहिए, लाइटेड होने चाहिए। एंड स्टेट गवर्नमेंट के जो भी प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए फर्नीचर क्या होना चाहिए, कहाँ पे होनी चाहिए, वो फॉलो हमें करने ही करने हैं। नेक्स्ट है क्रेच। तो यस ये भी
आपको फैक्ट्री में कहाँ पे देना है, जहाँ पे भी आपके मोर देन 30 वुमेन वर्कर्स हैं वहाँ पे आपको एक क्रैच बनाना ही पड़ेगा। कौन से चिल्ड्रंस के लिए? जो भी अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स है, बिकॉज बहुत सारी वुमेन्स हैं जिनके बच्चे अभी छोटे होते हैं, तो उनके लिए क्रैच फैसिलिटी है कि वो काम करें, और साथ में क्रैच बना दिया है, वहाँ पे अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं वहाँ पे, और तब तक रहेंगे जब तक वो काम कर रहे हैं। तो वो जो क्रैच है वो भी लाइटेड एंड वेंटिलेटेड होनी चाहिए, क्लीन सैनिटरी कंडीशन। अब आप देखोगे मैम बहुत चीज़ें रिपीट हो रही हैं, यस, बिकॉज आपको एक चीज़ वहाँ पे बस अब मेन याद रखनी है, यस, मोर देन 30 वुमेन वर्कर्स। बाकी आप रीडिंग 4-5 बार करोगे, आपको लगेगा बस ये यहाँ पे तो बस रिपीट ही हो रहा है। जो चीज़ याद करने वाली है वो मैं आपको बस बता रही हूँ। साइड पे भी PDF के लिखे हुए है, यस, इसमें बस याद रखना है 30 वुमेन वर्कर्स। ऑफ कोर्स क्रैच की फैसिलिटी में आपको देखो रूम जो है, आप खुद सोचो अगर हमने पढ़ा भी नहीं होता तो वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ठीक है। एंड वही स्टेट गवर्नमेंट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग वही देखो, बार बार वही पॉइंट। तो अब वो आपने ये वाला क्वेश्चन में तो देखा होगा, ऐसे ही हर क्वेश्चन में है कि प्रोविजंस में सिर्फ जो मेन पॉइंट है ना कि इसमें इतने वर्कर्स हैं, इतनी फैक्ट्री में इतने होंगे तो ऐसा होगा, वो मेन चीज़ है जो आपको याद रखनी है। बाकी ये वाली चीज़ें बार बार आपको रिपीट ही मिलेगी। प्रोविजन भी वहाँ पे बनानी है फैक्ट्री में कि फ्री मिल्क और फ्रेशमेंट मिले और केयर हो प्रॉपर चाइल्ड की क्रैच में, ठीक है। एंड उनको ना मदर्स को प्रॉपर टाइम भी मिले कि वो उस टाइम पे जाके अपने चिल्ड्रन को जाके फीड कर सके एट द नेसेसरी इंटरवल्स। नेक्स्ट स्टेप वेलफेयर ऑफिसर। ये भी अब देखो 500 और मोर वर्कर्स हैं तो वहाँ पे उनको वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड स्टेट गवर्नमेंट जौन सी उनके क्वालिफिकेशन और ड्यूटीज़ दी गई हैं उस हिसाब से उसको अपॉइंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप प्रोविजन टू मेक रूल फॉर वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। अब स्टेट गवर्नमेंट किसी फैक्ट्री को एग्जम्प्ट कर सकती है कि ये वाली हमें कंडीशन नहीं फॉलो करनी, वो वाली कंडीशन नहीं फॉलो करनी, तो ये भी इजी पॉइंट है। तो अब आपने देखा होगा, अब बस रिपीट ही हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोविजंस रिलेटिंग टू वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट्स। तो अभी हमने एक पढ़ा हेल्थ का, लिखती हूँ मैं इधर, पहले हमने पढ़ा एक हेल्थ का, एक पढ़ लिया वेलफेयर का। दोनों क्वेश्चंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आया हुआ है कि प्रोविजंस क्या है रिलेटिंग टू वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट्स। अब इसमें देखो मिक्स नहीं होना, बिकॉज 4-5 क्वेश्चन है उसमें, सब में प्रोविजंस ना अलग अलग हैं। पॉइंट्स में भी देखो सेम हो सकते हैं बट प्रोविजंस तो अलग अलग हैं। तो आपको इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करोगे तब जाके आपको दिमाग में ये ना हो कि इधर वर्किंग आवर ऑफ एडल्ट्स की पूछिए, आप वेलफेयर की अगर दे दो तो वो चीज़ नहीं होगी। तो ये तो पहले मैंने आपको बोला कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एंड ये वाली चीज़ में आपको आराम से याद रखना है कि इसमें ये लिखा है वो लिखा है। मैंने पहले ही देखो इसमें अंडरलाइन किया ही हुआ है कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सेक्शंस हैं, देखो अगर आप सेक्शन लिखोगे आपके मार्क्स ज़्यादा बढ़ेंगे। मैं आपको मैम आप कह रहे हो हमारे टीचर ने तो ऐसे कहा वैसे कहा है, मैं भी अपने एक्सपीरियंस ही आपको कह रही हूँ। जितना प्रेजेंटेबल अच्छा करोगे तो उतने ही आपके मार्क्स बढ़िया मिलेंगे। कोई आपको काट नहीं लेगा आपके नंबर कि आपने सेक्शन लिख दिया ओ हो इसके नंबर काट दो, नो। तो सेक्शंस लिखोगे मोर इम्पैक्ट पड़ेगा। एग्जामिनर आप खुद सोचो, एग्जामिनर की जगह पे आप खुद बैठ के देखो। एंड अगर आपको एक पेपर आता है वहाँ पे आपने सेक्शंस भी लिखे हैं तो आपको भी लगेगा कि हाँ यार इस बच्चे को तो सेक्शंस लर्न है। तो पहला है वीकली आवर्स। अब कोई भी जो अडल्ट वर्कर्स है जब आप एक अडल्ट हो जाते हो तभी आप एक फैक्ट्री में काम कर सकते हो। तो ये पहली प्रोविजन है, वो कह रहे हैं कोई भी अगर अडल्ट वर्कर है वो फॉर मोर देन 48 आवर्स जो है वर्क नहीं कर सकता। मतलब जो मैक्स टू मैक्स है 48 आवर्स इन ए वीक जो काम कर सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि कितने घंटे काम कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस जो प्रोविजंस करवा रही हूँ, ठीक है। अगर आप ने पहले पढ़ी हुई हैं तो अब तो आपको मज़ा आया होगा। एंड पहली बार पढ़ रहे हो तो 3-4 बार पढ़ोगे हो जाएंगी लर्न। नेक्स्ट है डेली आवर्स कितने होने चाहिए। कि वीक में तो मैम आपने बोल दिया कि 48 आवर्स होने चाहिए, वीक में जो होने चाहिए वो फॉर 9 आवर्स होने चाहिए इन ए डे, ठीक है। एंड पूरे हफ्ते के 48 आवर्स होने चाहिए, पूरे हफ्ते के 48 आवर्स, डेली के आपके 9 आवर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है।
पहले वीकली आवर्स की हेडिंग बना दो, डेली आवर्स की बना दो, इतना ही लिख दो, ज़्यादा नहीं लिखना, बाकी 2-3 लाइन ना अपने हिसाब से बना दो। इंटरवल फॉर रेस्ट, यस इंटरवल्स भी होते हैं रेस्ट के लिए। वो कहते हैं जो एडल्ट के लिए मैक्सिमम पीरियड होता है फॉर ए वर्क इज़ 5 आवर्स एंड उसमें 5 आवर, मतलब 5 आवर का घंटे का काम कर लिया तो उसके बाद आधे घंटे की रेस्ट है। 5 घंटे काम करो, आधे घंटे की रेस्ट लो, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और चीफ इंस्पेक्टर ने कोई ना बहुत सारी मतलब मैन्युफैक्चरिंग को अगर एग्जम्प्ट किया गया इन प्रोविजन से, बट पीरियड ऑफ वर्कमैन विदाउट इंटरवल शेल नॉट एक्सीड 6 आवर्स। मतलब वैसे तो इम्पॉर्टेंट है कि 5 आवर के बाद आधे घंटे की ब्रेक होनी चाहिए, बट कोई फैक्ट्रीज ऐसे हैं जिसमें प्रोविजंस लागू नहीं होती। आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे तक करवा सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सीड भी नहीं होगा। नेक्स्ट है स्प्रेड ओवर। ये कैसे स्प्रेड ओवर है? वो कहते हैं कि जैसे जो अडल्ट वर्कर का पीरियड है वो जो है उसका स्प्रेड ओवर जो होना चाहिए वो नॉट मोर देन 10.5 आवर्स इन एनी डे। वैसे जो आपको मैंने बोला था पहले 9 आवर्स था, बट फिर भी अगर आप स्प्रेड ओवर मतलब टोटल जो है वो करते हो तो वो 10.5 आवर्स होना चाहिए। एंड जो चीफ इंस्पेक्टर है वो इंक्रीज़ कर सकता है आपका स्प्रेड ओवर फॉर 12 आवर्स। तो ये वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। स्प्रेड ओवर मीन्स जो पीरियड ऑफ टाइम होता है ना, कि आपका इतना पीरियड ऑफ टाइम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर स्पेशल प्रोविज़न है तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 आवर्स हो जाएंगे। अब नाइट शिफ्ट का भी इसमें प्रोविज़न है। क्या है इसमें कि अगर जो है इसकी हॉलीडे होगी फॉर ए होल डे, मीन्स जो है पीरियड ऑफ 25 कॉन्सिक्यूटिव आवर्स बिगनिंग व्हेन हिज शिफ्ट एंड्स, मीन्स जैसे उसकी शिफ्ट एंड होगी तो एक हॉलीडे होगी 24 आवर्स के लिए आपको फिर रेस्ट मिलेगी, मतलब वो नाइट शिफ्ट के लिए। एंड मतलब उसको बिगनिंग के जो 24 घंटे वो काम करना है, जैसे ही शिफ्ट जो है वो एंड होगी। एंड जो आफ्टर मिड नाइट है, मतलब जैसे आपने मिडनाइट अपना काम जो है वो स्टार्ट किया, मतलब मिडनाइट से बाद में स्टार्ट किया, विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड, तो आपको हॉलीडे होगी फॉर ए होल डे, मतलब कॉन्जिक्यूटिव आवर्स, मतलब इकट्ठे 24 घंटे के लिए जब से जो शिफ्ट है वो एंड होगी हुई है। तो वैसे आप नाइट शिफ्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ ओवरलैपिंग शिफ्ट। अब क्या है कि जो ओवरलैप हो जाती है शिफ्ट्स, तो ऐसा नहीं, किसी भी फैक्ट्री में सिस्टम होना चाहिए कि जिसमें मोर देन 1 रिले ऑफ वर्कर्स, मतलब 1 ग्रुप ऑफ वर्कर इज़ इंगेज। उससे ज़्यादा आपको ज़्यादा नहीं वर्कर्स, मतलब एक टाइम पे एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स ही काम करेंगे। फिर आपको ऐसे मैनेज करना है, इस शिफ्ट में इतने वर्कर्स का ग्रुप है, फिर अगले शिफ्ट में ये वाले वर्कर्स का ग्रुप है, तो उससे ज़्यादा नहीं काम करेंगे। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम, कि अगर आपने ओवर टाइम लगाया तो ऑफ कोर्स आपको एक्स्ट्रा वेजेस मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा वेजेस ट्वाइस हो जाएंगे आपके ऑर्डिनरी रेट से। वो पढ़ते हैं अभी ऑर्डिनरी क्या मिलेगा। अगर मैंने आपको बोला ही था कि 9 घंटे से ज़्यादा करते हो वैसे तो नहीं मिलता, और 48 आवर्स से भी ज़्यादा करते हो वीक में, ठीक है। और ऑर्डिनरी वेजेस मीन्स कि जो भी आपके बेसिक वेजेस हैं और कोई भी अलाउंस है, ठीक है, बट आपके बोनस और ओवर टाइम को एक्सक्लूड करके। नेक्स्ट है डबल एम्प्लॉयमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी जो फैक्ट्री है वो अडल्ट वर्कर को ऐसे नहीं कर सकती कि डबल एम्प्लॉयमेंट कर ले, मतलब अगर वो इसी फैक्ट्री में वर्क कर रहा है तो फिर उसको दोबारा हम अपॉइंट कर ले, वो ऐसे नहीं कर सकती। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस फैक्ट्री में वर्क कर रही हूँ इस टाइम पे, एंड आपको कि अगली मतलब जैसे 9 से जो 6 बजे का टाइम है वो मैंने ए फैक्ट्री पे काम कर ली है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 सेकेंड इधर समझाती हूँ। एक फैक्ट्री फिर जो दूसरी फैक्ट्री है वो उसको पॉइंट कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। डबल एम्प्लॉयमेंट, एक ही फैक्ट्री में आप काम कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। कोई लोग बड़े चालाक होते हैं ना कि चलो इस इधर यहाँ कर ले उधर वो कर ले, रिस्ट्रिक्शन पर करते सब है, प्रोविजंस को कौन फॉलो करता है। नोटिस ऑफ पीरियड्स फॉर वर्क फॉर अडल्ट, पर आपने अपनी भावनाओं में बह नहीं जाना कि फॉलो तो कोई नहीं करता। जो प्रोविजंस है उनको लर्न करना है कि अगर आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आप दूसरी फैक्ट्री में काम नहीं कर सकते, अगर कोई एक्सेप्ट द सर्कमस्टांसेस उन्होंने बोला हुआ है, आप वो लिखा हुआ है। नेक्स्ट है नोटिस पीरियड ऑफ वर्क फॉर अडल्ट्स। अब जो नोटिस है वो कह रहे हैं एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए,
एंड उस लैंग्वेज में होना चाहिए कोई भी नोटिस पीरियड जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स को समझ आ जाता है कि अगर पंजाब में है पंजाबी में दूसरा निकाल दो, हिंदी में निकाल दो, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा। जो पीरियड है शोन इन नोटिस वो ना फिक्स होता है कि इतने घंटे एडल्ट को काम करना है, ठीक है। और जहाँ पे हमें वो कह रहे हैं हर बार एक ही वर्कर को नहीं स्पेसिफाई, एक ग्रुप है कि एक ग्रुप में ये वाले वर्कर को इतने घंटे का काम मिला, ये पहले से ही नोटिस में लिखा होता है, वो हमेशा नोटिस पीरियड लगता है। एंड जो मैनेजर को फिक्स करना पड़ता है कि हाँ यार इस वर्कर को ये वाले ग्रुप में काम करना है, ठीक है। वो पहले से फिक्स कर देता है, शिफ्ट लगा देता है, तो उसी अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है। इसमें यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है प्रोविजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन। अब ये है कौन से पर्सन, यंग पर्सन कौन से होते हैं, इसमें आराम से आर्टिकल पहले याद करना, आर्टिकल 24 है। वो कह रहे हैं वैसे इंडिया में हमें किसी को भी अलाउ नहीं किया, जिसकी भी एज 14 साल से नीचे है वो तो काम कर ही नहीं सकता, 14 से तो ऊपर होनी चाहिए। वो कहते हैं एक एडोलेसेंट होता है कि जो 15 से 18 के बीच में होता है। एंड अ चाइल्ड किसको बोलते हैं, पर्सन जिसकी 15 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं की हुई, ठीक है। तो जो यंग पर्सन है मतलब कि 14 साल तो आपके होने ही चाहिए, उससे नीचे तो फिर आपको पॉइंट नहीं होगे। तो उसमें 2-3 और टर्म्स थी जिसको मैंने आपको बता दिया। समझ आ गया आपको कि यंग जो होंगे मतलब 14 से तो ऊपर ही होंगे, 14 से नीचे वालों को हम नहीं अपॉइंट करेंगे। एडोलेसेंट होता है 15 से 18 तक, एंड जिसकी अभी तक 15 से 15 ईयर ऑफ एज कंप्लीट नहीं हुई उसको हम एक चाइल्ड बोलते हैं। उन्होंने कहा है प्रोहिबिशन, मतलब कहाँ पे हमें प्रोहिबिट किया गया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन। कैसे कहते हैं कि किसी भी चाइल्ड के अगर 14 ईयर ऑफ एज अगर कंप्लीट नहीं हुई है तो आप उसको पॉइंट नहीं कर सकते हो। एंड जिसने अपनी 14th ईयर की एज कंप्लीट कर लिया तो उसको क्या क्या देना है, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 69। वो मैनेजर की कस्टडी में जाएगा कि हाँ यार ये फिट है बंदा काम करने के लिए, वो सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, क्यों दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है कि बिकॉज अभी आप छोटे हो कि बट फिर भी हम फिट हैं, हम काम कर सकते हैं। और उसको वो टोकन है वो कैरी करना पड़ेगा जहाँ पे भी वो काम करता है। वो कहते हैं नॉन एडल्ट वर्कर्स टू कैरी टोकन, जिसने मतलब 14 साल की एज को कंप्लीट कर लिया और जो भी एडोलेसेंट है मतलब 15 से 18 साल की एज को, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो काम ऐसे नहीं कर सकता जब तक वो अपना जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है, मैंने पहले ही अभी वो ऊपर वही बात बोली कि वो दिखा दे, ठीक है, कोई भी सर्टिफाइंग सर्जन से। और वो जो है जो सर्टिफिकेट है किसकी कस्टडी में रहेगा, मैनेजर की कस्टडी में रहेगा। और सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सर्टिफाइंग सर्जन है वो इशू करेगा फिटनेस का सर्टिफिकेट की ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी यंग पर्सन, कि जिस भी यंग पर्सन ने अप्लाई किया है या उसके पेरेंट और गार्डियन का भी उसमें होगा रोल। जो एप्लीकेशन है ना उसमें क्या साइन होंगे एक मैनेजर के, ठीक है, कि वो पर्सन फिट है उस काम करने के। एंड जो सर्टिफाइंग सर्जन है वो एग्ज़ामिन क्या करेगा कि उसने एक तो 14 साल की एज कर ली है कंप्लीट और उसके पास वो सारे फिजिकल स्टैंडर्ड है और फिट है काम करने के लिए। अगर वो कह रहे हैं उसने 15 साल तक एज कर ली है एंड ही इज़ फिट फॉर ए फुल डे वर्क एज एन एडल्ट इन ए फैक्ट्री, तो इसमें क्या है कि आपको जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है कि अगर 15 साल की एज कंप्लीट कर लिया तो फिर वो कर सकता है एज ए फुल डे वर्क एज एन एडल्ट। अगर 14 साल की तो फिर तो पूरा दिन नहीं काम कर सकता। अब जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है वो वैलिड जो रहेगा ना वो 12 मंथ के लिए सिर्फ रहेगा। एंड वो ना रिवोक भी कर सकता है, मीन रिवोक का मीन होता है कैंसिल, मतलब सर्जन के पास राइट है वो जो सर्टिफिकेट है उसको कैंसिल कर सकता है और रीन्यू भी कर सकता है कि अगर वो उसको लगे कि अब यार ये बंदा काम के लिए फ़िट नहीं है अब, तो उसके पास ये राइट्स हैं। ये नहीं है कि आपको एक बार सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको बस एलिजिबल की जो मर्जी है उसको लगता है तो फिर उसके बाद वो उसको रिवोक मतलब कैंसिल कर सकता है। एंड वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है कि मैं अब न्यू सर्टिफिकेट इसको ग्रांट करूँ या इसको ही रीन्यू करूँ, तो उसके पास सब पावर्स हैं सर्टिफाइंग सर्जन के पास।
तो वो कहते हैं कि जो भी फ़ी पेबल होगी ना सर्टिफिकेट के लिए, वो ऑक्यूपायर जो है उस वो पे करेगा, एंड जो है यंग पर्सन उसको रिकवर नहीं कर सकता, या उसके पेरेंट्स या गार्डियन उसको रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड टू एडोलेसेंट। हमने पहले ऊपर यंग पर्सन की बात की, ये 15 से 18 वाले, इसलिए मैंने ऊपर टर्म आपको पहले ही करवा दी थी कि एडोलेसेंट मीन्स 15 से 18 वाले। वो कहते हैं एडोलेसेंट जिसको एक सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस मिला हुआ है वो तो अडल्ट के पर्पस से अडल्ट माना जाएगा कि एक फैक्ट्री में काम करता है। वो कहते हैं जो भी कोई भी मेल या फीमेल एडोलेसेंट है जिसने अपनी 17 ईयर्स की एज, 17 ईयर्स इसमें बोला हुआ है, उसने नहीं की है बट उसको एक फिटनेस ग्रांट हुआ गया है, तो वो सिर्फ काम कर सकता है बिटवीन 6 AM to 7 PM। ये कंडीशंस हैं, आपको प्रोविजंस याद करनी पड़ेंगी। एंड स्टेट गवर्नमेंट ने ना कुछ अलग प्रोविजंस हैं। वो कहते हैं कि फीमेल को जो काम करना है वो 10 से लेके 5 बजे तक, सुबह के 10 नहीं, जो रात के 10 हैं और सुबह के 5 बजे तक कोई भी जो वुमेन है वो काम नहीं करेगी। ठीक है। एंड उनको ग्रांट की गई एग्जाम्पशंस, कोई भी सीरियस इमरजेंसी है या वहाँ पे वो काम नहीं करेंगी, या ऐसे वाले एरियाज़ में काम नहीं करेंगे। एडोलेसेंट जिसको एक सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है वो चाइल्ड ही माना जाएगा। वर्किंग आवर ऑफ चिल्ड्रन, वो कह रहे हैं कोई भी जो चाइल्ड है फॉर मोर देन 4.5 आवर्स, उससे ज़्यादा नहीं काम कर सकता। और 10 से 6 जो वुमेन का टाइम है वहाँ पे भी वो काम रात के 10 से लेकर सुबह के 6 बजे तक काम नहीं कर सकता। वुमेन का 5 बजे तक है, इधर 6 है। वो कह रहे हैं द पीरियड ऑफ वर्क फॉर ऑल चिल्ड्रन एम्प्लॉय शैल बी लिमिटेड टू 2 शिफ्ट, सिर्फ 2 शिफ्ट तक लिमिटेड होना चाहिए, और ना उसका स्प्रेड ओवर होना चाहिए और ना ओवरलैप होना चाहिए फॉर मोर देन 5 आवर्स। ठीक है। फीमेल चाइल्ड को अलाउ है कि वो 8 बजे से लेकर 7 बजे तक काम कर सकती है, सुबह के 8 से 7 बजे तक, क्योंकि रात के 10 से 5 बजे तक तो काम नहीं कर सकती। नोटिस पीरियड फॉर चिल्ड्रन की एवरी फैक्ट्री शेल डिस्प्ले मेंटेन ए नोटिस पीरियड दैट क्लियरली शोज दैट जहाँ पे वो काम कर सकता है वैसा नोटिस पीरियड निकालना पड़ेगा। एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा चाइल्ड वर्कर का, जहाँ पे उसका नाम, नेचर, ग्रुप, ठीक है, एंड नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का, ये सब लिखना पड़ेगा। ये तो वैसे ही है, वो पहले वाली कंडीशंस लर्न करनी थी। अब जितना आपको टाइम पीरियड बोला कि इस टाइम पे इस वुमेन को काम करना है, इस टाइम पे चाइल्ड को काम करना है, वो उससे ज़्यादा आप नहीं काम करवा सकते, और वही आप अपने रजिस्टर और नोटिस में लिखोगे। मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स, जब सर्टिफिकेट होता है तो उसके लिए पहले मेडिकल एग्जामिनेशन तो होगी कि हम देखेंगे कि ये वर्कर जो है वो फिट है कि नहीं है। स्पेशल प्रोविजंस है चाइल्ड वर्कर्स के लिए कि क्या प्रोविजंस हैं कि एक तो जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है वो आपको बनाना पड़ेगा, एंड वो कह रहे हैं कि अगर आप डुप्लीकेट सर्टिफिकेट देते हो एंड उसके लिए भी अलग फ़ीस है, वैसे ये अलाउड नहीं है, एंड जो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी मेंटेन करना पड़ेगा। आई होप आपको ये सारा चैप्टर समझ आया होगा। इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट करवाए हैं, उनकी प्रोविजंस करवाई हैं जो आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। आई होप फैक्ट्रीज एक्ट अब आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। ये प्रोविजंस तो बेटा आपको लर्न करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। अगर आपको कोई भी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में डालिए, ये भी आपको मिल जाएगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।